अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को, नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि आज की कहानी बहुत डरावनी है। जुल्फकार बताते हैं कि नाना जी ने एक दफ़ा बताया, शाह साहब के पास खुशाब से आगे एक गांव था। वहां से कुछ लोग आए। उनके साथ एक लड़का था जो बहुत ज़्यादा बेचारा बीमार भी लग रहा था। काले रंग का लिबास पहना हुआ था, सर के ऊपर सुर्ख रंग का रुमाल बांधा हुआ था। उसके ऊपर किसी मखलूक का बसेरा था। वो बार बार अपने सिर के ऊपर थप्पड़ मारता, अपने सर को दबाता, अजीब हरकतें करता। उसकी हरकतें ऐसी थी जैसे उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया हो। जबकि उसके साथ आने वाले उसके रिश्तेदार ये बता रहे थे कि ये किसी मखलूक की ज़द में है, इसके ऊपर किसी मखलूक का बसेरा हो चुका है, तब से इसकी ये हालत है। आज तकरीबन 6 दिन हो गए हैं, ये इसी हाल में है। ये हंसता है, ये रोता है, ये कहता है कि मैंने सिर्फ काले रंग का सूट पहनना है और सुर्ख रंग का रुमाल बांधना है। ये लिबास मुझे उसने कहा है और उसके कहने पर मैंने यही लिबास पहनना है। हम लोग इससे बार बार पूछते हैं किसने कहा है, कौन है वो, तो ये बाकायदा तौर पर बताता है कि वो 3 औरतें हैं, 3 मखलूकात हैं जो इसके पीछे हैं। इसको 2 से 3 बार इसने अपने आप को आग लगाने की भी कोशिश की है। हमने इसको बड़ी मुश्किल से बचाया है। आपके पास लेकर आए हैं, आप हमारी मदद करें। हमें बहुत डर है कि कहीं ये खुद को भी नुकसान ना दे दे और हमें भी नुकसान ना दे दे। तो शाह साहब ने लोगों से पूछा कि ये मामला शुरू कैसे हुआ, ये कैसे तुम लोगों को पता चला कि इसके ऊपर ये मखलूक है और कहाँ से इसके पीछे वो मखलूक लगी। उनका ये कहना था कि हम लोगों के गांव में, वहां पर हमारे गांव में एक इमली के दरख्त है, उनका बाग है। वहां पर इमली के 8-10 दरख्त हैं। उन दरख्तों में कहते हैं कि सब जिन्नात का बसेरा है। वहां पर वाज़े तौर पर रात के वक्त आवाज़ें आती हैं। इतनी खौफनाक वो आवाज़ें होती हैं कि उन आवाज़ों को सुनकर इंसान कभी उस तरफ जाने का रिस्क भी नहीं ले सकता। जो ही शाम ढलती है, रात का पिछला पहर होता है, ऐसे लगता है उन दरख्तों में, उन घने इमली के दरख्तों में बहुत सी औरतें आ गई हैं। और वो जो औरतें हैं वो इतना शोर मचाती हैं, वो रोती हैं, वो हंसती हैं, वो तालियां बजाती हैं। एक अजीब सा वहां पर समा होता है रात के वक्त। वो जो इमली का बाग है वो हम लोगों के घरों की आबादियों से थोड़ा सा दूर है, जहाँ पर ये खेत खलियान, डेरे और ऐसी जगह हैं। अक्सर वहां पर इमली के बाग में लोग जाते हैं दिन के वक्त इमली तोड़ने। उन दरख्तों पर बहुत मीठी इमली लगती है, तो जब वो इमली लेने के लिए जाते हैं तो वो डर जाते हैं। कई बार उनको ऐसा लगता है कि जब वो दरख्तों के पास खड़े होते हैं, उनके पीछे जैसे कोई औरत आकर खड़ी हो जाती है और फिर वो गायब हो जाती है। अगर वो किसी के पीछे आकर खड़ी हो जाए और वो इंसान उसे देख ले तो बहुत से लोग आज ज़दा हुए हैं। बहुत से लोगों ने कहा है कि बाद में भी उन्हें जिन्नात बहुत ज़्यादा डराते हैं, उनको जिन्नात नजर आते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये मनगढ़ंत कहानी है कि उस तरफ कोई जाए ना, कोई इमली ना तोड़े। ये सिर्फ वो लोग ऐसी बातें करते हैं जो वहां से इमली तोड़कर बेचते भी हैं, इमली तोड़कर लाते भी हैं, तो उनका दिल है कि गांव के और लोग ना जाएं। वहां पर कुछ हमारे गांव की बच्चियां, लड़कियां भी चली गई उस बाग को देखने के लिए। तो वहां पर 1-2 लड़कियां थी, उनके ऊपर भी उस मखलूक का असर हो गया। जब वो लड़कियां घर आई तो उनकी बड़ी हालतें ख़राब, बुखार हो गए, रोना शुरू कर दिया। उनको तो वो वाज़े तौर पर नज़र भी आती थी। उन लड़कियों ने बताया कि जब हम लोग इमली के बाग में गई थी, वहां पर हम लोगों ने घने दरख्तों के दरमियान में 2 औरतों को बैठे देखा। उनके काले स्याह लिबास थे, सुर्ख दुपट्टे थे, चेहरे ऐसे थे जिस तरह से गाय का चेहरा होता है, और जो धड़ था, जिस्म था, औरत का था। जो पाँव थे जानवरों जैसे थे। वो हमारे सामने खड़ी हुई और गायब हो गई। बड़ा अरसा वो लड़कियां बीमार रहीं, काफ़ी जगह से उनको इलाज करवाया गया, उनका दम करवाया गया। वो सारी सारी रात चीखें मारती थी, मोहल्ले वाले उनकी चीखों पुकार सुनते थे, गांव के लोग।
फिर किसी बुजुर्ग का पता चला, वहां से दम करवाया तो वो ठीक हुई। ये सारी बातें अब हमारे गांव में आम थी। चौकीदार का भी यही कहना था कि जब भी मैं गांव में पहरा देता हूँ मुझे चीखें सुनाई देती हैं बहुत ज्यादा औरतों की। जब मैं उन चीखों के ताक़ुब में जाता हूँ तो वो इमली के बाग की तरफ से आती हैं। मुझे वहां पर शोले नजर आते हैं। कभी कभार ऐसे लगता है कि कोई ऐसा वजूद है जिसका कद भी दरख्त जितना ही है और उसके माथे से एक रोशनी निकल रही होती है। 2 से 3 बार मैंने ऐसी मखलूक को भी देखा। और अगर पहली बार जब मैंने रोने की और चीखने की आवाज़ें सुनी तो मैं उस तरफ जब जा रहा था पूरा रास्ता वीरान और सुनसान था। जब मैं उस इमली के बाग की तरफ जा रहा था मुझे ऐसे लग रहा था मेरे पीछे बहुत से लोग आ रहे हैं। पहले मुझे लगा शायद गांव के लोग होंगे। बहुत से लोगों की जैसे सरगोशियाँ, बहुत से लोगों की जैसे कदमों की आहट थी जो मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। जब मैंने वो आहटें सुनी, जब मैंने वो आवाज़ें सुनी, मैं बहुत ज़्यादा डर गया कि ये आहटें और आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। मैंने अपनी लालटेन की रोशनी से जब पीछे पलट कर देखा तो मेरे पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन मेरे पीछे मुतअद्दिद कदमों के निशान थे। वो कच्ची मिट्टी की सड़क पर ऐसे कदमों के निशान थे जैसे अभी अभी बहुत से लोग यहाँ से हटे हैं और उनके कदमों की धूल तक उड़ रही थी। एकदम से दरख्तों की जो पत्ते हैं वो जैसे झूलने लग गए। एक अजीब सा समा बन गया, एक शोर बरपा हो गया। जब मेरी नजर उन दरख्तों की तरफ गई तो मैंने वहां पर 3 औरतों को देखा। वो 3 औरतें उन दरख्तों के दरमियान में सर जोड़कर बैठी हुई थीं और इंतहाई खौफनाक आवाजों में रो रही थीं। वो आवाजें जब मैंने सुनी मेरा दिल डर गया। मैंने दूर से उनको आवाजें दी कि तुम लोग कौन और यहाँ पर क्यों रो रही हो। तो उन्होंने जब खौफनाक आवाजों में चीखना शुरू किया तो मेरा दिल दहल गया और मैंने वहां से भागना शुरू कर दिया। उसके बाद से बहुत से लोग डर गए। शाम के बाद तो इमली के बाग की तरफ जाने की कोई हिमाकत करता भी नहीं था, क्योंकि जिन लोगों ने भी सुना था सबके मुंह से यही किस्से सुने थे। ये जो हमारा बेटा है इसको भी हमने बहुत समझाया कि इमली वाले बाग की तरफ मत जाया करो। ये अक्सर इमली वाले बाग की तरफ जाता था और आकर कहता था वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ है सारा। ये जानबूझ के लोगों ने कहानियां बनाई हैं कि वहां से इमली ना तोड़ ले कोई। दरख्तों पर इमली लगी है, जिन्होंने कारोबार करना है, जिन्होंने बेचनी होती है, ये उन्होंने अपने लिए रखनी है। फिर भी ये बाज नहीं था आता। लोगों के मुंह से सुन के भी, जिन जिन के साथ हुआ उनके मुंह से सुन के भी बाज नहीं था आता। बिल आखिर ये उस इमली के बाग की तरफ चला गया। ये गया इमली के बाग की तरफ। असर का टाइम था, मगरिब की गुजर गई, इशा का भी टाइम गुजर गया, ये घर नहीं आया। हम लोग बड़े परेशान कि पता नहीं ये कहाँ पर गया है, वहां पर है भी सही या नहीं, हमें जाकर देखना चाहिए। लोगों से पूछा, कहीं भी नहीं था गांव में। हम लोग इमली के बाग की तरफ चले गए। वहां पर जब हम लोग गए तो ये इमली के बाग में दरख्तों के दरमियान में बेहोश पड़ा था और इसके चेहरे के ऊपर उंगलियों के निशान थे जैसे किसी ने इसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा हो। हम लोगों ने इसे बहुत उठाने की, हिलाने की, होश में लाने की कोशिश की, लेकिन ये होश में नहीं आ रहा था। फिर इसको वहां से उठाकर जब घर लाए, जब इसे तकरीबन 1 घंटे के बाद होश आया, मुसलसल हाथ पांव मलने से, मुंह पर पानी के छींटे मारने से, इसको हिलाने जुलाने से जब इसको होश आया तो ये चिल्लाने लग गया और ये कह रहा था, मुझे मत जलाओ, मुझे मत जलाओ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये हमें पहचान ही नहीं रहा था। पहले तो इसकी ये हालत हो गई थी कि हमें पहचान ही नहीं रहा था कि हम लोग कौन है। हमने फिर इसे समझाया कि तुम घर में हो, तुम इमली के बाग में गए थे, तुम बेहोश हो गए थे। उसने चीखें मारना शुरू कर दी और कहने लगा, हाँ मैं दरख्तों के ऊपर था, मैं एक दरख्त के ऊपर चढ़ा भी था। जो ही मैं दरख्त के ऊपर से इमली तोड़ रहा था वो मेरे पीछे आ गई, वो मेरे पीछे खड़ी थी। फिर कहने लगा कि उसने मुझे पकड़कर जमीन पर गिराया। वो एक नहीं, वो 3 है, मेरे आसपास बैठी हुई थी और मुझे कह रही थी कि हम तुम्हें जला देंगी। उनके चेहरे बहुत डरावने हैं। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। उनके मुंह से आग निकल रही थी, उनके खौफनाक चेहरे थे। हमने जब ये बातें सुनी हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। उसके बाद ये सो गया। ये कहता, मुझे बड़ी सख्त नींद आई है, मैंने किसी से कोई बात नहीं करनी, मैंने सोना है। ये सो गया। हम लोग जागते रहे कि कहीं ये इसको कुछ हो ना।
جیسے ہی آدھی رات کا ٹائم ہوا یہ چیخیں مارنے لگ گیا اور کہنے لگا مجھے وہ آوازیں دے رہی ہیں، وہ سامنے صحن میں کھڑی ہیں۔ ہمارے صحن میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ہمارے گھر کے باہر سے گائے کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کوئی گائے ہمارے گھر کے باہر بول رہی ہے، جبکہ ہمارے گھر کے آس پاس کسی نے کوئی جانور نہیں رکھا ہوا تھا، صرف بکریاں تھیں ایک دو لوگوں کی، گائیں بھینسیں یہ سب ڈیروں پر ہوتی تھیں۔ باہر نکل کر دیکھا، باہر کچھ بھی نہیں۔ جیسے ہی اندر آتے تھے تو باہر سے گائے کے بولنے کی آواز آنے لگ جاتی تھی۔ اس کے بعد یہ شور مچانے لگ گیا، یہ کہتا تھا کہ مجھے وہ آواز دے رہی ہے، ہمیں گائے کی آواز آتی تھی اور یہ کہتا تھا میرا نام لے کر مجھے بلا رہی ہیں۔ بڑی مشکل سے اس کو سنبھالا، اس کو سمجھایا، اس کے پاس قرآن پاک رکھا، اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کی، یہ پھر سو گیا۔ صبح جب جاگا تو بالکل چپ چپ تھا۔ ہم نے اسے کہا کہ کوئی کچھ کھاؤ پیو ناشتہ کرو، اس نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ یہ اٹھا اور یہ جہاں پر ناشتہ وغیرہ بنا کر ہٹے تھے اس ٹھنڈے چولہے میں سے کوئلے نکال کر کھانے لگ گیا۔ ہم دیکھ کر ڈر گئے، راکھ کھانے لگ گیا، کوئلے کھانے لگ گیا۔ اچھے خاصے کوئلے کھائے، راکھ کھائی اور آ کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر سر جھکا کر دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھا رہا۔ 1-2 گھنٹے گزر گئے، نہ بولا نہ چالا، نہ ہلا نہ جلا۔ پھر کہنے لگا مجھے کالے رنگ کے کپڑے دو، اگر مجھے کالے رنگ کے کپڑے نہ دیے تو میں گھر کی چیزیں توڑ دوں گا۔ ایک دم غصہ آ گیا، مزاج بدل گیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں، چہرہ کالا سیاہ لگنے لگا۔ ہم لوگ ڈر گئے۔ اس کا ایک کالے رنگ کا سوٹ تھا، اس کو وہ نکال کر دیا، اس نے وہ پہنا۔ پھر کہنے لگا مجھے سرخ رومال دو۔ اب ہمارے گھر میں سرخ رومال تو تھا نہیں۔ پھر میری بیٹی کا دوپٹہ کاٹ کر اس کو رومال دیا بنا کر، وہ اس نے جو سر پر باندھا ہے۔ اس دن سے آج تک یہ اس کالے لباس میں ہی ہے، اس کو نہیں اتارتا۔ کوئی اس کو پاکی نہ پاکی کا بھی پتہ نہیں رہ گیا۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس کو کیا ہو رہا ہے۔ یہ آدھی رات کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ رونا شروع کر دیتا ہے، چیخیں مارنے لگ جاتا ہے، کہتا ہے میں نے املی والے باغ میں جانا ہے، میں نے وہاں پر رہنا ہے، میں وہاں پر ایک کمرہ بناؤں گا اور میں وہاں پر رہوں گا۔ پھر یہ ان مخلوقات کے عجیب و غریب نام بھی دیتا ہے۔ کل یہ ہم لوگوں کے گھر کی چھت کی دیوار ہے بہت اونچی، یہ اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اتنا یہ ہنس رہا تھا، کہہ کے مار مار کر ہنس رہا تھا۔ آس پاس کے جو لوگ تھے اس کو دیکھ کے ڈر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے جس ٹائم یہ ہنستا ہے اس کا منہ اور اس کے جو جبڑا اتنا زیادہ کھل جاتا ہے کہ وہ عام انسان کی طرح لگتا ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی بلا کا بسیرا، املی کے باغ کی بلائیں اس کے پیچھے لگ گئی ہیں۔ ہم لوگ تو پریشان تھے، رو رہے تھے۔ مولوی صاحب کو بلایا، ایک بزرگ بابا جی تھے ان کو بلایا کہ وہ آ کر کوئی دم کریں، پڑھائی کریں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کوئی ایک مخلوق نہیں ہے، یہ ڈھیر ساری ہیں، اس کے پیچھے ہیں، اس کے سر پر سوار ہیں، اس کے آس پاس اس کے جسم میں موجود ہیں، ہم ان کو نہیں نکال سکتے۔ اگر ہم نے انہیں چھیڑا، ان پر ہاتھ ڈالا تو وہ ہمیں بھی جان سے مار دیں گی۔ اسی لیے منع کیا تھا کہ املی والے باغ کی طرف کوئی بھی نہ جائے۔ وہ لوگ تو بچ کے جو اس طرف جاتے نہیں تھے، لیکن یہ جانتا بوجھتا سنتا یہ مانتا نہیں تھا، یہ ادھر چلا گیا۔ بڑی مشکل سے یہ صبح کا دیوار پر بیٹھا تھا، اس کو اتار کر شام کو نیچے لے کر آئے، منتیں کی، سمجھایا، عجیب و غریب لفظ بولتا ہے، باتیں کرتا ہے، کوئلے کے ساتھ خوفناک چہرے بناتا ہے۔ جس کمرے میں ہم سوتے ہیں وہاں پر کچی دیواریں ہیں مٹی کی، ان کے اوپر اس نے اتنے خوفناک چہرے بنائے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے، کسی کا دھڑ بڑا ہے، کسی کا دھڑ چھوٹا ہے، کسی کے کان بہت لمبے ہیں، کسی کی آنکھیں بہت لمبی ہیں۔ وہ ایسے خوفناک چہرے، ایسے لگتا ہے جیسے وہ چہرے سے کوئی بنوا رہا ہے، یا جیسے یہ ان کو دیکھ رہا ہے اور دیکھ کر بنا رہا ہے۔ جب ہم پوچھتے ہیں تو یہ ان کے نام بتاتا ہے۔ اس نے یہاں تک بھی ہمیں بتایا کہ کل یہ والی میرے سامنے آئی تھی، کل اس نے مجھے بلایا تھا، کل یہ وہاں پر کھڑی تھی، کل یہ املی والے باغ میں اس درخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اور اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ چڑیلیں آفتیں وہاں پر الٹی لٹکی ہوئی ہوتی ہیں ان درختوں کے اوپر، جہاں سے لوگ املی توڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایسی ایسی خوفناک باتیں اس نے بتائی، ہمیں بہت ڈر لگنے لگا کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، اب ہم لوگ کیا کریں۔ پھر ہم لوگ اپنے پاس قرآن پاک رکھ کے سوتے ہیں۔ جس وقت کمرے میں قرآن پاک رکھ کے سوتے ہیں اس رات تو یہ سکون سے سو جاتا ہے۔ اگر قرآن پاک کمرے میں نہ ہو یہ ہمیں بہت تنگ کرتا ہے۔
पानी उठाकर अपनी चारपाई पर पानी डालने लग जाता है, कभी अपने ऊपर पानी डालने लग जाता है, कभी हंसता है, कोयले खाता है, कोयलों से वो खौफनाक दीवारों पर निशान बनाता है। इसने हमारे सहन में ऐसे खौफनाक पैरों के निशान बनाए कोयले से, वो इंसानी बाजू जितने लंबे पैरों के निशान थे, और वो ऐसे थे जैसे उल्टे पैर हैं, खौफनाक उल्टे पैर, नोक वाला अंगूठा और पीछे भी एड़ी पर भी नोक। और ये कहने लगा कि ये वही है, वो ऐसे चलती है, वो ऐसे चल के आती है। हमारे घर में भी एक दरख्त है, उस दरख्त के नीचे आधी रात को जाकर बैठ जाता है, नहीं उठता, बहुत बुलाते हैं, नहीं आता। झूला कहता है अब झूला लगा कर दो, मैंने झूले पर बैठना है रात को, मैंने झूला लेना है, वो मुझे झूला देने आती है। 3 दिन से झूले की रट लगाई हुई है, दरख्त के साथ झूला बंद कर दिया, रात भर ये झूला झूलता है और इतना ऊंचा ये झूला झूलता है कि हम देखकर डर जाते हैं कि अगर ये गिरा इसकी हड्डी बस्ती एक हो जाएगी। फिर हम लोगों ने जिसको भी बुलाया सबने यही कहा कि आपके पास इसे लेकर जाएं, आपके अलावा इसके ऊपर से इस मखलूक का सर कोई भी नहीं हटा सकता, आप हमारी मदद करें, हम लोग बहुत आस उम्मीद लेकर आए हैं, अगर इसे कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे। शाह साहब ने जब उस लड़के की हालत देखी, उस वक्त भी वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था, कभी अपनी चारों उंगलियां खोलकर जमीन पर फेरने लग जाता, कभी अजीबोगरीब इशारे करता, कभी हंसता, कभी चेहरा छुपाता। उसे देखकर एक नॉर्मल इंसान भी डरने लग जाता। अगर किसी को ये भी ना पता हो कि इसके ऊपर कोई मखलूकात है, उसकी वो हरकतें देख कर ही खौफ आ रहा था। चेहरे का रंग भी अच्छा खासा जैसे काला सा चेहरा हो गया था उस असरात से, और जिस्म से, कपड़ों से जैसे एक अजीब सी बू सी उठ रही थी, क्योंकि वो बता रहे थे इसको ना पाकी का भी नहीं पता। फिर शाह साहब ने जब उसे देखा, शाह साहब ने कहा कि मखलूकात तो हैं और कोई एक भी नहीं है भी 3 जो इसके पीछे इसके ऊपर सवार है, ये बात बिल्कुल ठीक है। उन्होंने इसका दिमाग ही जकड़ा हुआ है, इसका दिमाग पकड़ा हुआ है। ये जो वहां पर जाता था ये उस वक्त भी उनके बस में ही था, वो इसको बुलाती थी। जब भी किसी इंसान के ऊपर किसी मखलूक का बसेरा हो जाए, असर हो जाए, तो वो ना चाहकर भी उस जगह पर चला जाता है, क्योंकि उसके दिमाग के साथ वो चीज़ ऐसी हावी होती है कि वो खुद उसको वहां तक लेकर जाती है। और जब वो इंसान वहां पर जाता है तो मखलूकात फिर उसके जिस्म के ऊपर हावी हो जाती हैं। ये जो चुड़ैलें आफते और जिन्नात होते हैं, ये भी जादू करते हैं, ये भी इंसानों के ऊपर वार करते हैं, जादू करते हैं उनको अपने कंट्रोल में लाने के लिए। लेकिन वो मखलूकात इतनी जालिम और सख्त चुड़ैलें आफते हैं, पिछल पैरी हैं, जो उन इमली के बाग पे रहती हैं। उन दरख्तों के ऊपर उनका बसेरा बहुत पुराना है। जब ये इमली के पौधे बने थे तब से ये चुड़ैलें आफते वहां पर रहती हैं। फिर ये पौधे बाग बने, दरख्त बने, घने दरख्त हुए, इन पर फल पके, फल लगे, तो वो इन पर हावी होगी। उनके घर हैं वहां पर, उनके बच्चे हैं, वो यहाँ पर रहती हैं वहां पे। वो जो ये खौफनाक चेहरे छोटे छोटे बनाता है, वो उनके सब बच्चे हैं चुड़ैलों आफतों के। तो इसके ऊपर से उनको हटाना इतना आसान नहीं है, उनको हटाने के लिए भी अमल करना पड़ेगा। पहले तो अमल इस पर करना पड़ेगा, उसके बाद उन पर अमल होगा। और जो इसकी हालत है, ये तावीज़ नहीं पहनेगा। अगर इसको तावीज़ ज़बरदस्ती भी पहनाया तो ये उतार देगा, फेंक देगा या जला देगा। इसको तावीज़ इस तरह से पहनाया जाएगा कि इसका जो बिस्तर है जहाँ पर ये सोता है, उसके तकिए के अंदर तावीज़ रखा जाएगा। एक तावीज़ उस कमरे में लगाया जाएगा जहाँ पर ये सोता है, एक तावीज़ इसकी चारपाई के साथ बांधा जाएगा ताकि वो इसको बुला ना सकें, इस्तका ना सकें। इसके बावजूद भी वो मखलूकात आपके घर के आसपास आएंगी, वो गांव में भी इसी के पीछे आती हैं, वरना उनकी हदूद वही थी, वो इमली के बाग, बस वहीं पर रहती थी उन दरख्तों के ऊपर। हाँ, वहाँ पर जो जाता उसको वो ज़रूर डराती हैं, अपना आप जाहिर करती। अभी उन्होंने ये वाला बसेरा किसी पर भी नहीं किया था जो इस पर हुआ। ये उस वक्त वहाँ पर गया था जिस वक्त वो वहाँ पर मौजूद बैठी थी, उनसे हम कलाम भी हुआ, इसने उनसे बातचीत भी की और वो इसके ऊपर हावी हो गई। वैसे भी जिन्नात बाज़ औक़ात किसी इंसानी जिस्म की बू को
सूंघ लेते हैं और फिर उसके पीछे लग जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी अपना पहना हुआ कपड़ा बैतुल खला में नहीं रखते। वहाँ पर शैतान जिन्नात होते हैं जो आपके कपड़ों से आपके जिस्म की बू को सूंघते हैं और आप पर आसेब हो जाता है उनका, कि पीछे लग जाते हैं वो। तो इसके ऊपर अमल किया जाएगा। सबसे पहले तो आपने अपने घर में चारों कोनों में ये तावीज़ गाड़ना है काले कील के साथ। उसके बाद इसके कमरे में तावीज़ लगाना है, इसके बिस्तर में तावीज़ लगाना है। ये तावीज़ वाला पानी ही सिर्फ ये पिएगा और कोई पानी नहीं पीना। 3 दिन के बाद मुझे आकर आप लोगों ने बताना है कि ये काम करने के बाद क्या हालात होते हैं। फिर उसके बाद उन मखलूक़ात को आपके घर से और इसके जिस्म से निकालने का मैं अमल करूँगा। वो लोग तावीज़ात जब ले रहे थे, जब शाह साहब उनको तावीज़ लिख कर दे रहे थे, उस वक्त भी वो चीखें मार रहा था, उस वक्त भी वो शोर मचा रहा था और यही कह रहा था कि मत लो, मैं तुम्हें मार दूंगी। वो मर्द था लेकिन औरत की आवाज़ में बोल रहा था, औरत की तरह आवाज़ें निकाल रहा था, कह के मार मार के हंस रहा था। जिस वक्त शाह साहब ने उसको दम किया, तीसरा दम किया, तो बिल्कुल चुप हो गया, खामोश हो गया। फिर उसने कोई लफ्ज़ नहीं बोला, किसी किस्म की कोई बात नहीं की। वो ज़ेरे असर था। लेकिन जब वो अमल हुआ, दम हुआ, उसके ऊपर दम वाला पानी पिया, तो वक्ती तौर पर वो चीज़ें उसके जिस्म से थोड़ा पीछे हटी, तो वो खामोश हो गया। फिर उसके घर वाले तावीज़ लेकर गए। 3 दिन के बाद वो लोग वापस आए। उन लोगों का ये कहना था कि जिस वक्त हम लोग अपने घर में चारों कोनों में वो तावीज़ लगा रहे थे, हमें चीखें सुनाई दे रही थी। वाज़े तौर पर ऐसे लग रहा था हमारे घर की छत के ऊपर कोई चीख रहा है। उसके चीखने की आवाज़ें बहुत डरावनी थी। जिस वक्त वो आखिरी कील लगाया आखिरी कोने में तावीज़ के साथ, तो ऐसा लगा जैसे वो चीख बहुत ज़ोर से गूंजी और बंद हो गई। फिर इसके कमरे में लगाया, इसके बिस्तर में लगाया। ये बिस्तर पर सोता नहीं था, कहता था मैंने अब इस बिस्तर पर सोना ही नहीं है, तुम लोगों ने इसमें कोई चीज़ लगाई है। इसको यकीन दिलाया कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसके सामने वक्ती तौर पर वो तकिया भी बदल दिया, लेकिन बाद में वही तकिया रख दिया जो जिसमें तावीज़ था। फिर जब ये सोया, उस रात ये बड़े सुकून से सोया। ऐसे लग रहा था पहली बार कि इतने सुकून से सोया है। उस रात हमारे घर से भी कुछ खास आवाज़ें नहीं आई, लेकिन जिस वक्त मेरी रात के पिछले पहर में आंख खुली तो मैंने एक खौफनाक मंजर देखा। वो मंजर ये था कि इसकी चारपाई के पैरों की तरफ 3 औरतें खड़ी थीं। उन तीनों के कद बहुत लंबे थे, काले लिबास थे। वो इसको बहुत बागौर देख रही थी और फिर एक एक करके उस कमरे से बाहर निकल गई। जैसे जैसे बाहर जा रही थी, गायब हो रही थी। मैंने अपनी आंखों से 3 औरतों को देखा, लेकिन ये पुरसुकून सोया हुआ था। इसे पता ही नहीं था कि इसके साथ कुछ हुआ भी है या नहीं। अगले दिन जब ये जागा, इसने इतने दिनों के बाद खाना मांगा, खाना खाया थोड़ा सा, लेकिन फिर जाके दरख्त के नीचे बैठ गया। कभी सिसकियाँ निकाल कर रोता, कभी हंसता, फिर जाकर अंदर लेट जाता। 2-3 दिन इसने हमें बिल्कुल भी तंग नहीं किया। आज भी जब ये घर से आया है, कपड़े नहीं बदलता, बस खाना भी खा कर आया है। अब पहले वाली जिद भी नहीं रही और गुस्सा भी नहीं रहा। अब जैसे एकदम से सब कुछ थम रहा है और घर के अंदर से तो अब आवाज़ें नहीं आ रही, ना ही वो दोबारा औरतें नजर आई हैं, लेकिन घर के बाहर से आवाज़ें आती हैं जैसे कोई भाग रहा है। शाह साहब ने कहा कि मैंने पहले बताया था कि वो घर तक आएंगी, इसके ऊपर भी आने की कोशिश करेंगी। वो जो इसको देखकर निकली है वो इसके जिस्म में नहीं आ सकती, क्योंकि इसके बिस्तर में भी तावीज़ है और इसकी चारपाई के साथ भी तावीज़ है और उस कमरे में भी जहाँ पर ये सोता है। इसलिए वो फौरन निकल गई, ना ही वो उस घर में रह सकती हैं। अब मैं तुम लोगों के घर आऊँगा और वहाँ पर आकर हिसार बंदी कर दूँगा और वो जो मखलूक़ात हैं उनको उस इमली वाले बाग से भी निकाल दूँगा। फिर शाह साहब, नाना जी, उनके कुछ खादिम उस गाँव की तरफ रवाना हुए। उस लड़के के गले में तावीज़ पहनाया गया। उसने खुद कहा कि मैं पहनूंगा। जब उसके गले में वो तावीज़ किया तो उसने सबसे पहले कहा कि मैंने नहाकर वज़ू करना है और कपड़े तब्दील करने हैं। इतने दिनों के बाद वो नहाया, उसने वज़ू किया, सफ़ेद कलर के कपड़े पहने और अपने गले में तावीज़ भी पहन लिया। वो डर रहा था, कह रहा था इमली के बाग की तरफ कोई भी ना जाओ,
میں نے وہاں پر بہت خوفناک چڑیلیں دیکھی ہیں، وہ میرے پیچھے لگ گئی تھیں۔ پھر شاہ صاحب ان کے گھر گئے، ان کے گھر میں حصار بندی کی، وہ 4 کیل لگنے سے ہی وہ نکل چکی تھی، لیکن حصار بندی اس حد تک کی گئی تھی کہ دوبارہ گھر کے باہر بھی نہ آ سکے۔ گھر کے باہر والے کونوں پر بھی کیل لگائے گئے، گلی میں بھی، گھر کے جو 4 کونے بنتے تھے، تاکہ وہ دوبارہ گھر کے باہر بھی نہ آ سکے۔ پھر شاہ صاحب نے رخ کیا املی کے اس باغ کا۔ املی کا وہ باغ بہت بڑا تھا، جہاں پر اتنے بڑے بڑے گھنے درخت لگے ہوئے تھے لائن کے ساتھ، ایسے لگتا تھا جیسے چھوٹا سا جنگل ہو، اور وہاں پر املی، بہت زیادہ املی کے پھل لگے ہوئے تھے، اس جگہ پر وہ موجود تھی۔ جیسے شاہ صاحب وہاں پر گئے، اتنی زور زور سے درخت ہلنے لگ گئے، اور جیسے بہت زیادہ کوئی سرگوشیوں میں بول رہا، آوازیں آنے لگی۔ شاہ صاحب نے سب کو پیچھے بٹھایا، حصار بندی کی، اور خود ان املیوں کے درختوں کی طرف بڑھ گئے۔ ہم کلام ہوئے اور کہا کہ یہاں سے چلی جاؤ، کیوں معصوم لوگوں کو تنگ کر رہی ہو؟ انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ بدلے میں وہاں سے کوئی آواز نہ آتی، بلکہ رد عمل آتا۔ درختوں کے پتے گرنے لگتے، درخت زور زور سے ہلنے لگتے، زمین کی مٹی اڑنے لگتی۔ شاہ صاحب نے جب وہاں پر پڑھائی کی تو درختوں کے اوپر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ رونے کی آوازیں نانا جی بتاتے ہیں اتنی ڈراؤنی تھی جس کا حساب ہی نہیں۔ درختوں سے اڑ کر بہت سے کوے شاہ صاحب کے آس پاس جمع ہونے لگے۔ ہم لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے، ان کے قریب تو نہ جاتے، لیکن ایک مخصوص دائرے میں بیٹھنے لگے۔ جس وقت شاہ صاحب نے پڑھائی کر کے شہادت کی انگلی پر اسے پھونک مار کر حصار بندی کی، وہ سارے کوے اڑ کر شور مچاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ درختوں کے اوپر سے جو آوازیں آ رہی تھی وہ آنا بھی بند ہو گئی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے ان مخلوقات کو یہاں سے نکال دیا ہے، ان درختوں میں وہ واپس نہیں آ سکتی۔ وہ بہت زیادہ تعداد میں تھی، اگر یہ عمل آج نہ کرتا اور آج رات 12 بجے گزر جاتے تو شاید پھر یہ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے کنٹرول نہ ہوتی۔ سب سے پہلا تو حصار ان کے اوپر تبھی ہو گیا تھا جب یہ اس لڑکے کے گھر سے نکلی تھی، ان کی آدھی طاقت وہیں پر ختم ہو گئی تھی، اور آدھی اب کی پڑھائی نے ختم کر دی۔ ابھی کسی ویران کنویں میں جا کر آباد ہو جائیں گی، اور انہیں ویران کنویں میں رہیں گی، اندھیروں میں قیامت تک بھٹکیں گی، لیکن اس باغ کی طرف نہیں آئیں گی۔ لیکن آپ نے اس باغ میں تقریباً 11 دن نہیں آنا۔ 11 دن تک اگر کوئی یہاں پر نہ آیا تو وہ مکمل طور پر چلی جائیں گی، لیکن اگر ان 11 دنوں میں کوئی غلطی سے بھی آ گیا تو ان کا آصف دوبارہ سے ان درختوں پر آ جائے گا۔ ان درختوں کا حصار 11 دن میں مکمل ہونا ہے۔ 11 دن سے پہلے اگر کوئی انسان یہاں پر آیا تو حصار ٹوٹ جائے گا۔ پھر نانا جی بتاتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں سے جب نکلے، گاؤں کے بہت سے لوگ ملے، بہت سے لوگوں نے بہت سے قصے سنائے جن کے ساتھ بہت کچھ ہوا ہوا تھا، اور وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے بھی تھے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ مخلوقات، وہ چڑیلیں ہفتے رات کے وقت ہمارے گاؤں میں بھی آتی تھیں۔ کالے سیاہ لباس میں برقعے والی عورتیں نظر آتی تھیں، جو گاؤں کی مختلف گلیوں سے ہوتی ہوئی ویرانوں کی طرف چلی جاتی تھی۔ جو گھر گاؤں کا ویران ہوتا، خالی ہوتا، اس گھر کے باہر بیٹھ کر روتی رہتی، لیکن املی کے باغ کی طرف جو بھی جاتا اس کے پر حملہ آور ہوتی، اس کو ڈراتی بھی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ 11 دن ان درختوں کے پاس کوئی بھی نہیں جائے گا۔ اگر تم لوگوں کو اپنی زندگی پیاری ہے تو اس طرف مت جانا، ورنہ جانی نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ بات شاہ صاحب نے اس لیے کہی کہ لوگ 11 دن اس طرف جائیں ہی نہ۔ تقریباً 15ویں دن وہ لوگ آئے، وہ لڑکا بھی ساتھ تھا، اور پہچان میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکا ہے۔ صاف ستھرا چہرہ بھی آج چمک رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اب ہمارے گاؤں میں رات کو ایک شور نہیں سنائی دیتا، املی کے باغ کی طرف کوئی گیا بھی نہیں، جب تک آپ کی اجازت نہیں ہوگی کوئی بھی نہیں جائے گا۔ لیکن آج ہی رات کو فضا میں شور گونجتا تھا کتوں کے بھونکنے کا، لیکن گاؤں میں وہ عورتیں دوبارہ نظر نہیں، نہ ہی املی کے باغ پر رونے کی آوازیں آئیں۔ چوکیدار پاس تو نہیں جاتا تھا، لیکن وہ رات بھر پھرتا تھا، جب بھی اسے کچھ چیخو پکار سنائی دیتے تھے وہ صبح سب کو بتاتا تھا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اب وہ قید ہو چکی ہیں، اور وہ قید ہی رہیں گی، دوبارہ کبھی بھی اس طرف نہیں آ سکیں گی۔ اب آپ لوگ املی کے باغ میں جا سکتے ہیں، لیکن کچھ عرصہ کوشش کریں کہ مغرب سے پہلے پہلے وہاں سے واپس آ جائیں، تاکہ جنات، بھوت پریت، مخلوقات آپ لوگوں کے اوپر حاوی نہ ہوں،
اس لڑکے نے کہا کہ میں اب بہت سکون میں ہوں، پہلے تو مجھے سوتے ہوئے بھی ڈر آتی تھی، خواب میں آنکھ کھلتی تھی تو سامنے آ جاتی تھی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اس تعویذ کو گلے سے بالکل بھی نہ اتارنا، یہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ پھر ان لوگوں نے شاہ صاحب کو شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ یہ کہانی نانا جی نے ہمیں اس پرانے گاؤں کی سنائی جہاں پر املی کے باغ میں 3 پچھل پیری چڑیلوں کا بسیرا تھا، جو انسانوں کو اپنا شکار بناتی، ان پر آسیب کرتی اور اس لڑکے کے پیچھے اس کے گھر تک آ گئیں۔ اگر یہ عمل نہ کیا جاتا تو شاید وہ اس پورے گھر کو ہی ختم کر دیتی یا اس لڑکے کو تو بالکل بھی نہ چھوڑتی۔ یہ ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ اس سے جو بھی پرانے گاؤں ہوتے ہیں، جو بھی وہاں کے باغات اور جگہ ہوتی ہیں، وہ خالی اور ویران ہوتی ہیں۔ اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ درخت ہوتے ہی ایسے ہیں کہ ان کے اوپر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، جن میں جامن کا درخت، پیپل کے درخت، یہ سارے درخت موجود ہیں۔ ان پر ایسے ایسے جنات ہوتے ہیں جو انسانوں پر حاوی ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو اپنا نشانہ بناتے ہیں، ان پر ان کا آسیب ہو جاتا ہے اور ان کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ کبھی بھی ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے جہاں پر آپ لوگ سن چکے ہوں کہ وہاں پر جنات ہے، پھر ماننا نہ، اور ایسی جگہوں پر جانے والے لوگ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہ تھی نانا جی کی ایک کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ آپ لوگ بھی اپنا بہت خیال رکھا کریں اور ان کہانیوں سے سبق لیا کریں۔ جو لوگ چینل کو وزٹ کریں، ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہاں پر ایسی ہی خوفناک کہانیاں میں لاتی رہتی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ تھینک یو فار واچنگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔